तो अब हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 27 पर जो आगे का काम शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ग्रुप में किसी अवयव का पूर्णांक, मतलब जैसे हम बात करते हैं कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या है कि एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि ए और ए की पावर एन, ए की पावर एम, ए की पावर आर, यानी कुछ इस प्रकार से ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 3, इस प्रकार से हैं। तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल पावर, ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप में किसी अवयव का पूर्णांक घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक मतलब कि वो अब हो सकता है नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो, लेकिन पूर्णांक होगा, पॉइंटों में नहीं, पूर्णांक। तो इस थ्योरी के अंदर ये लिखा है कि मान लीजिए एलिमेंट ए किसी ग्रुप G, स्टार का एक अवयव है, तब ए स्टार ए और ए स्टार ए, ये तो इस प्रकार से आदि सभी G के अवयव होंगे। और उन्हें क्रमश से किस प्रकार से लिख सकेंगे? ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 3, इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ए की पावर 4। अब हम बात करते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के बारे में बात कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? ए की पावर एन का मतलब है कि ए के जो एलिमेंट्स है, उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में क्या है कि एन टाइम्स बीजीय संक्रिया लगी है, ए स्टार, मतलब ये जो ए है ना, वो है एन टाइम्स, उनके बीच में, सभी के बीच में जो अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा हुआ है। आगे लिखा है कि ऋणात्मक पूर्णांक हो तो कुछ भी नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक एन की जगह -m रख दो, वही है। यानी कि ए का इन्वर्स क्या होता है? ए का इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है? वो होता है ए की पावर -1 या ए टू द पावर -1 या ए इन्वर्स 1, कुछ इसी प्रकार से। तो ए की पावर -1 संक्रिया a-1, तो क्या हो गया ये? ए टू द पावर -2, दैट्स इट। आगे हम बात करते हैं कि अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया गया है। तो क्या है कि इसे जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशंस में समझते हैं कि ए की पावर n है, या ए की पावर m है, या ए की पावर -3 है। तो ए की पावर -3 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए की पावर -1 उसकी पावर 3, या ए की पावर 3 उसकी पावर -1। जिस तरह हम समझते हैं उसी प्रकार से लिख सकते हैं इसको। या ए की पावर -2 को लिख सकते हैं क्या? ए की पावर -1, ए की पावर -1। या ए की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर -1 स्टार, ए की पावर -1 स्टार, ए की पावर -1। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए की पावर -2 स्टार, ए की पावर -1। और इसका कम्यूटेटिव भी होगा, ए की पावर -1 स्टार, ए की पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कि ए की पावर 0 क्या होगा? ए की पावर 0 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ई। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं ना, बिल्कुल वही होगा। और ए की पावर m+n, ये क्या है? ये वही है, ए की पावर n स्टार, ए की पावर m। ए की पावर mn क्या होगा? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर m ब्रैकेट उसकी फिर से पावर n, हो गया। तो ये सब है। अब लिखा है कि ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के अवयव की कोटि क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है कि जब क्या इसका मतलब? इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ए है, उस एलिमेंट की उस ग्रुप के लिए जो संक्रिया दी है
प्लस मल्टीप्लाई या कुछ अलग तरीके से, तो वो संक्रिया हम जब बार बार दोहराते रहेंगे, कब तक, जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव ना मिल जाए। यानी ए दे रखा है तो ए स्टार ए, अगर हमें ई मिल गया तो ठीक है, इसकी एक ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर नहीं मिला तो हम करेंगे फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चेक करते रहेंगे। और हमें जब मिलेगा ए की पावर n बराबर ई मिल गया और ए की पावर n-1 ई नहीं है, तो क्या हो गया, इसका मतलब कि इसका ए की जो कोटि है वो क्या है, n है। अवयव की कोटि क्या है, n। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि मान लो ए किसी ग्रुप G का अवयव है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए ए की पावर n हो तो G में ए परिमित कोटि का अवयव कहलाता है। अगर ऐसा हो जाए तो उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, परिमित कोटि का अवयव बोलेंगे उसे, ठीक है। आगे क्या लिखा है इसमें, यही सब बातें लिखी है। इसमें एक जगह एक डेफिनेशन डिफाइन की गई है, वो डेफिनेशन इस प्रकार से कहती है कि यदि ए एक परिमित कोटि का अवयव है, ए क्या है, परिमित कोटि का अवयव है, तो छोटी से छोटा धनात्मक पूर्णांक n, उसके लिए ए की पावर n बराबर ई होगा, तो ए की G में कोटि कहलाती है। तो n क्या कहलाएगी, ए की G के अंदर कोटि कहलाएगी। और जिसे ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ओ ब्रैकेट के अंदर ए, इससे व्यक्त करेंगे, डिनोट करेंगे इससे। जैसे कि हमें दिया गया है कि ए की पावर n बराबर ई है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इतना ही है। क्या मतलब है इसका, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी जो कोटि है वो n हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि हमें दिया गया क्या, कि ए की पावर 5 बराबर ई लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ए की ऑर्डर है ना, ए की कोटि है एलिमेंट ए की, वो या तो 5 होगी या 5 से कम होगी, सिर्फ इतना ही पता होगा। लेकिन अगर हमें दिया हो कि किसी एलिमेंट की जो कोटि है, किसी अवयव की जो ऑर्डर है वो क्या है, अगर 6 है, तो इसे सीधा हम लिख सकते हैं ए की पावर 6 बराबर ई लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी ग्रुप के किसी अवयव के लिए यदि हो तो इसमें एक बात तो ये लिखी है कि ऑर्डर ऑफ ए, अगर क्या लिख दिया, अरे ये नहीं लिखना, पहले तो वो लिखनी बात, अगर लिखी है कि ए टू द पावर n बराबर ई, तो ये बात इंप्लाई किसको करेगी, ये इसको करेगी कि ऑर्डर ऑफ ए n होगा, ठीक है। ये इसी बात को इंप्लाई करता है। अगर ये दिया हो तो ये कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में एक गुणात्मक समूह है। एक एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। और गुणात्मक समूह किस प्रकार से है, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमें पता होता है कि ओमेगा की क्यूब बराबर 1 होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सभी का ऑर्डर फाइंड करना है, सभी एलिमेंट्स का। तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर तो 1 ही होगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर क्या होगा, 3 होगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर बराबर भी 3 होगा। बस हो गया। क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 ही 1 होता है सिर्फ, तो इसका 3 6 हो जाएगा। लेकिन ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 से फिर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को फिर से उसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली 3। अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल, इसमें एक और एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, जो ये लिखा हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एक ग्रुप दिया है हमें, क्या दिया है ग्रुप, एग्जाम्पल सेकंड,
वो पहले वाला एग्जाम्पल फर्स्ट था। इसमें हमें एक ग्रुप इस प्रकार से दिया है, ग्रुप के एलिमेंट 0, 1, 2, 3 एंड 4 है तो +5 कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन 0 लिखा हुआ है ना, फोर ही करो, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है कि इसकी कोटि ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करते हैं। ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो गया, 1 ही होगा। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 4 होगा। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, वो 2 होगा, क्योंकि 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को जोड़ना ही नहीं है, 0 एक बार में 0 है, तो इसका 1 हो गया। क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। और एक को हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा तो 4 मिलेगा, तो फिर 0 होगा। 2 को 2 बार जोड़ते ही 4 मिल गया तो 0 हो गया। इसी प्रकार से 3 का क्या होगा, 3 को 1 बार 2 बार जोड़ने पर क्या है, 6, तो 6 तो 0 होगा नहीं, 2 मिल जाएगा। 3 को 3 बार जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 3 3 9, तो उससे तो 1 आ जाएगा। 3 को 4 बार जोड़ते हैं 12, 0 हो गया। यानी कि इसका ऑर्डर 4 ये होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं इसका। अब एक और हमारे पास में ग्रुप है, एग्जाम्पल 3 की बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में लिखा है कि ग्रुप एक, क्या लिखा है, ग्रुप किस प्रकार से है, Z, प्लस। इस ग्रुप में 0 की कोटि 1 है, 0 की कोटि 1 है, बाकी सभी एलिमेंट्स की कोई कोटि है वो अपरिमित है। क्योंकि इसमें एक की एलिमेंट की ही हम कोटि निकाल सकते हैं, 0 की, वो की 1 है। बाकी हम निकालते हैं 1 को कितनी बार जोड़ोगे कि 0 आएगा, नहीं आएगा ना, कभी 0 नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको क्या बोल दिया है, अपरिमित बोल दिया है। तो आपकी बुक में ये लिखा है कि Z, प्लस में 0 की कोटि 1 है, ठीक है, सही बात है, तथा शेष सभी अवयवों की कोटि अपरिमित है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट, Z के किसी भी एलिमेंट, जैसे मैंने A मान लिया, उस एलिमेंट को वो एलिमेंट कितनी बार भी जोड़ेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है, उसके लिए एक धरती पर ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं है कि जिससे इसकी गुणा करने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब मैं और लिखता हूँ कुछ और चीज़ें, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 4, इसमें लिखा है Q0, मल्टीप्लाई। अब Q0, मल्टीप्लाई, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 हो गया, क्योंकि 1 को किसी बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही 1 है। और ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन बाकी किसी भी एलिमेंट की कोटि नहीं निकलेगी, यानी अपरिमित है उन सब की। तो इसमें लिख दिया ना कि 1 का तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, और शेष सभी अवयवों की कोटि अपरिमित है, ठीक है। इस प्रकार से हमने अब किसी ग्रुप के अवयवों की कोटि, यानी किसी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चल रहा है ये तो 14 मिनट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या कहता है, सबसे पहले उस टॉपिक का नाम लिखते हैं और उस पर थोड़ी बात चर्चा कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक ये है
properties of the order of an element of a, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के परगुण। हम बात कर रहे हैं कोई ग्रुप है, कोई समूह है, उस समूह के किसी भी अवयव की जो कोटि होती है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी गुणधर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, परगुण क्या है, वो बात करते हैं। ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले अभी सीखा था ना कि क्यू नोट कोमा मल्टीप्लाई, यहाँ पर गुणात्मक समूह था ये क्यू नोट। तो उसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक और -1 की कोटि निकली थी, बाकी अपरिमित थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं उनके परगुण। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 1, उसके बाद में थ्योरम 1.12, थ्योरम 1.13, थ्योरम 1.14। ये थ्योरम सब बहुत ही अच्छी थ्योरम है, सीधी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। उसके बाद में सवाल शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं थ्योरम लिखता हूं। थ्योरम 1.12। ये थ्योरम क्या कहती है, ये बात करती है कि द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज 1 एंड इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, कि किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसी की सिर्फ कोटि क्या होती है, 1 होती है, उसके अलावा किसी और की नहीं। तो इसके बारे में ये बात करते हैं। मैं पहले थ्योरम लिख देता हूँ, नाम स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी of every group is 1 and it is the only element. It is the only element of ऑर्डर 1। ग्रुप के अंदर सिर्फ इकलौता आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। उसके अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं, तो आगे करते हैं सवाल। इसको कैसे प्रूव करें। पंखा चालू करता हूँ यार, ये तो हद हो गई। एक बात तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि ऑर्डर ऑफ ई इज 1, क्योंकि e टू द पावर इज इक्वल टू 1 नहीं, e। अब हम मान लेते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू g एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब हो गया कि a टू द पावर 1 इज इक्वल टू e। समीकरण 1 और 2, दोनों समीकरण क्या कह रही है, कि क्या कह रही है, a बराबर e, यानी कि दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 1, देन
A इज इक्वल टू E। बस इतनी सी बात है, हो गया ना। हाँ तो हो गया। तो फिर हम बात करते हैं थ्योरम 1.12 के बारे में बात करते हैं। थ्योरम 1.13, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप is finite and less than or equal to the order of a group and less than or equal to order of the group, ठीक है। इसका हम प्रूफ लिखेंगे। बताओ कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? इसमें ऐसा लिखा गया है कि कोई ग्रुप है, अगर उसका हर एक ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। अगर कोई ग्रुप है उसके अंदर अवयव है वो परिमित है, यानी फाइनाइट है। 5, 7, 10, 15 कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन वो फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है फिर क्या करेंगे? फाइनाइट है तो क्या होगा कि उन सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि या तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या उससे कम होगा, ये होगा। अब इस बात को हमें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? अगर ग्रुप, इसमें लिखा, शुरुआत आपकी बुक में लिखा है, प्रूफ में क्या लिखा है देखो, ये हम पेज नंबर 29 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कि मान लीजिए G n कोटि का एक परिमित ग्रुप है तथा A बिलोंग्स टू G है। हम देखते हैं कि A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2 अप टू A की पावर n, ये हो गया, ठीक है। तो ग्रुप की ऑर्डर तो क्या हो गया? n हो गया। G के सभी G के अवयव है, परंतु G में n अवयव है और इनकी संख्या n, परंतु G में n अवयव और इनकी संख्या n+1 है, अतः इनमें से कोई 2 अवयव समान होंगे। मान लेते हैं कि A की पावर j तथा A की पावर i तथा A की पावर j बराबर है। तो अगर ये बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि A की पावर i और इसके साथ हम ऑपरेट कर देंगे A की पावर -j, तो हो जाएगा A की पावर i - j बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी। और i - j को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या? r। तो A की पावर r बराबर e आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर आ गया A का, क्या? वो r से तो छोटा होगा और r है वो n के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। जो कि n क्या है? ग्रुप का ऑर्डर है। चलो हम इस प्रूफ को लिखते हैं तरीके से।
ठीक है, अब मानते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी मान लेते हैं, ग्रुप क्या n है। ऑर्डर ऑफ जी अगर n है और फिर मान लेते हैं क्या कि ग्रुप जी है ना, उसके अंदर सभी अवयव कुछ इस प्रकार से हैं, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर n, क्योंकि एक एलिमेंट तो होगा जिसकी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। फिर हम मान देखते हैं यहाँ पर कि इस ग्रुप के अंदर क्या है, n एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर तो n+1 एलिमेंट हो गए। इसका मतलब इनमें कोई दो अवयव ऐसे हो गए जो कि बराबर होंगे। तो अब मान लेते हैं कि a की पावर लेट a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j, वेर i इज लेस देन i इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन j इज लेस देन इक्वल टू n। अब क्या करें, इसमें दोनों तरफ अप्लाई करते हैं a टू द पावर -j, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, i माइनस जे, जो कि क्या आ जाएगा, e के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, i माइनस जे इज इक्वल टू r, और ये r है वो क्या है, और ये है n से छोटा है, ठीक है। ये इस प्रकार से डिफाइन होगा। तो फिर a की पावर r इज इक्वल टू ई हो गया, और यही क्या है, ऑर्डर ऑफ a, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू r, ठीक है। इस r को भी वैसा ही बना देता हूँ बस। तो r तो क्या है, ऑर्डर ऑफ a है, r तो हो गया ऑर्डर ऑफ a। ये चिन्ह सभी गलत लगाए हैं, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। इस थ्योरम में हमें यही प्रूव करना है क्या, कि ऑर्डर ऑफ a हमेशा छोटा होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से छोटा या बराबर होता है। ये बात प्रूव करनी थी इस थ्योरम के अंदर, वो थी 1.13। तो इस प्रकार हमने थ्योरम 1.13 की बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं थ्योरम 1.14 पर। इसको मैं मिटा देता हूँ। थ्योरम 1.14। थ्योरम 1.14 क्या कहती है, इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले लिखता हूं मैं। इस पे लिखा है कि इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A of a group G, star is n, then a की पावर m बराबर e if and only if m is multiple of m। मल्टीपल ऑफ n, ये है। चलो 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 कैसे करें इसको, हमने बहुत सारे प्रूफ कर लिए। अब इसको कैसे करें,
हमारे पास में कितनी चीज़ें दी गई है। इफ़ एंड ऑल इफ में मतलब कि अगर हमें दिया गया हो, दोनों तरफ से बात कर लेते हैं। पहले हम कन्वर्स वाली बात पहले कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या दिया गया है कि m इज़ मल्टीपल ऑफ n, m इज़ मल्टीपल ऑफ n। इसका मतलब क्या है कि m क्या है, मल्टीपल है n का, यानी कि m है वो क्या है, np, कुछ इस टाइप का है। p कोई दूसरा नंबर होगा। तो अब क्या करें, तो फिर तो इजी हो गया, a की पावर m निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर n p हो गया, और इससे इसको लिख देते हैं a की पावर n ऑफ p। a की पावर n तो क्या है, e दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ a ऑफ ए ग्रुप g इज एन n, यानी a का ऑर्डर दे रखा है, क्या है, n। तो e टू द पावर p, ये क्या हो जाएगा, वापस से e हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। ये तो हो गया कन्वर्स। अब हम करते हैं इम्प्लाई वाला काम करते हैं, जो आधा बच गया है वो काम करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाना नहीं है, यहीं से करता हूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि g कोमा स्टार है वो एक ग्रुप है, और एक एलिमेंट दे रखा है a, जिसका ऑर्डर क्या है, n है। यानी हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ a है वो क्या दे रखा है, n दे रखा है। ऑर्डर ऑफ a n दे रखा है, और ये n दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि a की पावर n e होगा। ठीक है, a की पावर n क्या होगा, e होगा। तो क्या करें, इसका हमें ये दिया हुआ है और हमें निकालना है, तो ये बताना है, और साथ में ये भी दे दिया है, एंड अरे क्या लिखा है, a टू द पावर m बराबर e। हमें पता है कि इस ऑर्डर हमें अब दे दिया क्या, एक तो दे दिया ऑर्डर a का ऑर्डर दे दिया है क्या, n, ठीक है, और एक दे दिया है m बराबर e। यानी कि अब होगा क्या, अगर हमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ हो, सिर्फ यही चीज़ लिखी हो, देखो दो चीज़ें हमारे साथ में चल रही है। मैं इसको हटाता हूँ। हमें यहाँ पर क्या है, ये हम काम कर रहे हैं, इसमें गिवन में लिखता हूँ मैं, इसमें दो चीज़ दी गई है क्या, एक तो दे रखा है ऑर्डर ऑफ a जो कि क्या है, n है, एक साथ में दे रखा है a की पावर m बराबर e दे रखा है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, ये बात जो लिख रखी है और एक ये लिख रखा है, ये जो लिख रखा है इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ यही क्या, इसका मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, इसका सिर्फ ये मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a है ना वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा। लेकिन यहाँ तो हमने कह दिया इसका n ही है, m नहीं है, n ही है। n है मतलब कि n हमेशा क्या होगा, m से छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और ये भी ध्यान देने वाली बात तो ये है कि n हमेशा m से छोटा होने के साथ साथ ये यहाँ पर इसको डिवाइड भी करेगा। बताओ क्यों करेगा डिवाइड, बोलो। ये कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि छोटा नंबर हमेशा बड़े नंबर को डिवाइड करता है। इसको हम समझते हैं ध्यान से। मैं ऊपर वाला जो है ना ये हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। हमें क्या मल्टीपल दिखाना है, अब मल्टीपल दिखाने का क्या तरीका है उसी पर बात कर लेते हैं। हमारे पास में ये आया है कि n इज़ लेस देन m। अगर n m से छोटा है तो n क्या है कि m को डिवाइड करेगा। यानी कि हम विभाजन, कोई दो नंबर हमारे पास में हो,
मुझे कोई बताए कि 2 और एक 7 है, 2 नंबर है तुम्हारे पास में। अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता बता सकते हो? मैं तो ऐसा कहूँगा कि दोनों दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, दोनों पूर्ण संख्या, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और क्या रियल नंबर भी है, ये सब बताऊँगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि 2 7 से छोटा है। 2 7 को भाग देने पर क्या आएगा, 3 बार भाग जाएगा, एक शेषफल और बच जाएगा। इस प्रकार से मैं बता सकता हूँ। उसी प्रकार से n अगर m से छोटा है तो मैं m को क्या है, क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको कुछ अलग लिख सकता हूँ, np1 प्लस r1, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको, कि ये p टाइम्स n से जब m को भाग देंगे तो p टाइम ये क्या जाएगा, भाग जाएगा, और r1 है वो क्या है, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस पर। अब ये चीज़ है उसको रख देता हूँ मैं a की पावर n और a की पावर np1 प्लस r1, ये इस प्रकार से। अब इस पर इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। a की पावर m क्या होता है, ये तो e होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर np1 और a की पावर r1, ये क्या हो गया e, और a टू द पावर n टू द पावर p1 a टू द पावर r1, इसी के साथ में ही e इज इक्वल टू e टू द पावर p1 a टू द पावर r1, ये हो गया। और इससे क्या आया, इससे ये आया कि e a टू द पावर r1, इससे ये आया कि a टू द पावर r1 इज इक्वल टू e। जबकि हम भाग देते हैं तो भाग में हमें हमेशा ये पता होता है कि ये r1 है वो हमेशा क्या है, n से छोटा है। जब n से छोटा होता है, लेकिन हमने देख लिया कि यहाँ पर n ही सबसे छोटा नंबर है, n से कोई छोटा नंबर n a की पावर में रखने के बाद में हमें e नहीं मिलेगा कभी भी। तो सिर्फ r है वो क्या हो सकता है, देन r1 शुड बी इक्वल टू 0। r1 को 0 होना पड़ेगा। r1 अगर 0 हो गया तो क्या हो गया, r1 को 0 करो, इसको 0 करने के बाद में क्या हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा np1। इसका मतलब जो m है वो क्या है, n का मल्टीपल है। बस हो गया, दैट्स इट। इसको तो यहाँ रखता हूँ, इसको मिटाता हूँ। अब इस थ्योरम 1.4 पर बेस्ड कुछ कॉरोलरीज है, उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली कॉरोलरी है, वो क्या कहती है कॉरोलरी, कि द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ऑफ ग्रुप जी कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कि ग्रुप के किसी अवयव ए के किसी पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। सही बात है, ये तो सही और अच्छी बात है। ये तो द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन element A of a group G, star cannot
succeed order of the क्या कहना चाहता है ये सवाल? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? ये कुछ ऐसा कह रहा है जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एलिमेंट्स देखे थे ना, a to the power 0, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, a to the power 4, इस प्रकार से चल रहा है, a to the power n तक है मान लो। तो a की पावर n, ये तो e है, इसको तो मैं e लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो इतने भी a to the power a की पावर में लिखे ना, उसमें से कोई भी a to the power मान लो तो बीच में से उठा लेते हैं, a to the power k मान लेते हैं। उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा हमेशा कम होगा किससे? ऑर्डर ऑफ a से। ये बात, इसके बारे में बात हो रही है। जहाँ पर k है वो क्या है? n या n से छोटा है। दैट्स इट। तो इस चीज़ को दिखाना है हमें, तो कैसे दिखाएंगे इसको? या तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं और उसको गलत प्रूव कर देते हैं कि ये बात जो हो रही है वो गलत हो रही है। तो इसमें ये लिया है कुछ इस प्रकार से, कुछ भी नहीं लिया, बहुत इजी काम से किया है। क्या मान लेना है कि क्या, मान लीजिए ए किसी ग्रुप जी का अवयव है। लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, और उसके साथ ही इस ए का क्या है? ऑर्डर क्या है? एम मान लिया भाई, एम नहीं एन मानना है, ठीक है, एन मान लिया। अब क्या करें इसका? तब किसी k बिलोंग्स टू z के लिए, देन k बिलोंग्स टू z, देन फॉर k बिलोंग्स टू z, a to the power k of n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a to the power n k, और उसको क्या लिख देंगे? a to the power n उसकी पावर k, और जो कि क्या हो जाएगा? e to the power k, यानी कि e हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका अगर कोई, हमने थोड़ी देर पहले बात की शुरुआत में की थी कि जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का की पावर कुछ n e मिल जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ a to the power k इज लेस देन इक्वल टू n, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ a है। तो हो गया, ऑर्डर ऑफ a to the power k इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। तो बात करते हैं कोरोलरी 2 पर। तो सेकंड कोरोलरी है वो क्या बात बोल रही है, बताओ, देखते हैं। सेकंड कोरोलरी ये कह रही है कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर n, देन द ऑर्डर ऑफ a to the power p इज n by d, where d is a GCD of n and p। बहुत ही प्यारी कोरोलरी है ये कोरोलरी बहुत ही प्यारी है, वेरी नाइस। ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, इसको अभी करते हैं। नहीं, ये हमने कोरोलरी थर्ड पढ़ लिया है, कोरोलरी सेकंड में कुछ अलग बात लिखी है। वो लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी कोमा स्टार इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स इनवर्स। इसमें ऐसा लिखा है कि किसी ग्रुप के एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, यानी ए का जो ऑर्डर है वही ए इनवर्स का भी ऑर्डर होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, करते हैं। तो इसमें माना है कि ए का ऑर्डर एन मान लिया, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या मान लिया? एम मान लिया। एन और एम को बराबर दिखाना है, बिल्कुल दिखा देते हैं। इसमें ये वाली थ्योरम अभी जो लिखी है बोर्ड पर वो वाली काम आएगी। कितना सेम है? द ऑर्डर ऑफ
ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन नहीं लिखा ना, इंटीग्रल तो लगता है, तो मेरा तो पूरा मिटाते हैं। कॉरोलरी 2, इस कॉरोलरी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप G, स्टार is equal to that of inverse A inverse, that is A inverse. That is order of A is equal to order of A inverse. शुरू करते हैं फटाफट। कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N एंड ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू M। अब क्या करें? अब एक बात तो हमें पता है, पिछली वाली कॉलोनी बोल रही थी कि A टू द पावर K हमेशा क्या होता है, उसका ऑर्डर हमेशा A का ऑर्डर से कम होता है, कम या बराबर। तो वो बात लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ A टू द पावर -1 इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A टू A। ठीक है, ये तो हो गया, आधा काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं अपोजिट वाली बात, यानी इसको मैं टर्म्स में ऐसा लिख सकता हूँ, m इज़ लेस देन इक्वल टू n। अब हमें सिर्फ बात करनी है कि n बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है, वो दूसरा वाला अपोजिट वाला वो दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? हाँ, इसमें लिखता है कि पुनः लिखा है, पुनः ए खुद क्या है? वो खुद का ही इन्वर्स है, इन्वर्स का इन्वर्स है, यानी ए इन्वर्स की पूर्णाघात है। ओह माय गॉड। हाँ, नाउ वी नो दैट A इज इक्वल टू 8 इनवर्स की पावर -1, यानी A खुद भी क्या है? A इनवर्स की पूर्णाघात है। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। बस हो गया, इससे पूरा प्रूव हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं ठीक है, कॉरोलरी थर्ड पर बात कर लेते हैं फटाफट। कॉरोलरी थर्ड और उसका प्रूफ जो कि किताब वाले ने नहीं दिया है, हम कोशिश करें क्या उसका प्रूफ निकालने की? अगर हम कोशिश करेंगे तो हम निकाल देंगे। दुनिया में कुछ भी तो इम्पॉसिबल नहीं है। कोकरू ने अगर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुआ ही नहीं अभी तक। इफ
any element A of a group G is of order n, then order a to the power p is n divided by d, where d is GCD of n and p. ठीक है, चलो भाई बात करते हैं इस पर बात करते हैं। सोचो, इस पर सोचने से हो जाएगा ये, इसे ऐसा कुछ भी इसमें टफ नहीं है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का और उसका ऑर्डर क्या है n है, यानी कि ए का ऑर्डर दे दिया है n। फिर हमें क्या निकालना है कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p, जो कि क्या होगा n बाई डी होगा, वेर d इज GCD ऑफ n एंड p। बिल्कुल यही तो होना चाहिए, कुछ तो होगा GCD LCM, कुछ तो काम आएगा इसमें, बिल्कुल होगा। जब p मल्टीपल नहीं होगा या कुछ अलग होगा तब ऐसा ही होगा कुछ। निकालते हैं अभी। बताओ क्या करें? जो हो सकता है वो काम करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं सबसे पहले। कुछ समझ में नहीं आए तो सवाल की चीज़ों को लिखना शुरू कर दो। गिवन क्या है यहाँ पर? हैं गिवन है एक तो ये बात है कि ऑर्डर ऑफ ए जो कि क्या है n है, ये गिवन है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ p के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? ऑर्डर ऑफ p। ये दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका हमेशा यही मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू e होता है, जहाँ कर n क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। n से एक n-1 होता है ना, a टू द पावर, वो कभी भी e नहीं होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं a टू द पावर p के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? अब ये क्या भला है? क्या भला है ये भैया? a टू द पावर p, इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमें। a टू द पावर n बराबर तो e है, और उसका क्या आ जाएगा? मान लेते हैं एक बार के लिए, लेट ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p इज इक्वल टू m। मान लिया m। अगर m मान लिया है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या होता है इसका मतलब? a टू द पावर mp इज इक्वल टू e। अब ये देखो, इन दोनों को कुछ मिल रहा है किससे? ये चीज़ क्या शो कर रही है? ये तो सिर्फ इतनी चीज़ शो कर रही है कि जो n है वो क्या है? m का मल्टीपल है, p का मल्टीपल है। हैं? एक तो ये चीज़ शो कर रही है इसमें से, इन दोनों से ये चीज़ शो कर रही है कि n जो कि बराबर है mp के, यानी कि n इज डिवाइजेबल
बाई डिवाइडेबल या डिवाइजेबल बाई पी। जो n है वो p से डिवाइड हो सकता है, इसकी मतलब यही है, डिविजिबल बाई p। अब क्या करें इसका? डिविजिबल बाई p, यानी समझा क्या क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं सिर्फ इसी से बात निकालूँ, यहाँ से कुछ मतलब, तो इससे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? n डिवाइड बाई p आ जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या आ जाएगा? n अपॉन p आ जाएगा। एक चीज़ तो ये है, एक चीज़ ये पक्की है। क्या चीज़ पक्की है? कि m है वो n से छोटा है, ये तो कंफर्म है। पर ये ज़रूरी नहीं है ना कि n पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी तो डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है ये डिपेंड। और इसने क्या लिख दिया है? इसका जो ऑर्डर m है ना, वो हमने निकाला है, हमारे जो अभी तक जो एडजस्टमेंट करके हमने जो सोल्व करके निकाला है, वो उसका मतलब ये है कि n अपॉन p आना चाहिए। ठीक है, और इसने निकाला है कि n अपॉन d आएगा। वह d क्या है? GCD है किसका? n और p का। तो हाँ, यहाँ पर ये भी तो नहीं लिखा ना, p के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। हो सकता है p क्या हो जाए? p पूरा का पूरा n हो जाए तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। हो सकता है p 0 हो जाए तो p 1 हो जाए तो। इसमें GCD मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र दोनों के अंदर, यानी किस किस का? n और p का कॉमन, दोनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। हाँ, ये तो वो बात होगी जो डिवाइड करेगा तब की बात होगी। अगर ऐसा हो जाए मैंने ये माना, उससे मैंने ये लिख दिया। बिल्कुल, अगर ये मान लिया है हमने तो ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये, और ये लिख सकते हैं। फिर इससे ये मतलब कतई नहीं निकलता, ये दोनों हाँ बराबर थोड़ी हो सकता कभी भी, ये बराबर नहीं हो सकता। n हमेशा क्या होगा? n हमेशा बड़ा होगा, या बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा होगा, छोटा। n हमेशा np से छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर होगा, ये होगा। सोच के देखो, यहाँ पर इतना सोचो, यहाँ पर a की पावर n बराबर e आ रहा है, ये तो फाइनल है, ये तो हमें दे रखा है सवाल में कि a का ऑर्डर क्या है? n है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, ये हमने mp लिख दिया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि n और mp बराबर हो गए, तो कतई नहीं होगा। ये तो वही बात होगी ना, 1 नहीं वो वाली बात नहीं, हाँ 2 और 4 वाली बात हो गई। 1 और 2 मान लेते हैं, या हाँ 1 और 2 मान लो। जो 1 2 3 लिखा था ना, 0 1 2 3 प्लस 4, उसमें 1 और 2 का दोनों का अलग अलग आ रहा था ना। 1 से जनरेट हो रहा था, पूरा हो रहा था जनरेट 1 से, लेकिन फिर भी या 3 या 4 जो भी है अलग अलग आ रहा था। तो ये हमेशा बड़ा होगा, बड़ा या बराबर।
छोटा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, कोई चांस नहीं है छोटा होने का। तो इसका छोटा तो सबसे छोटा तो यही होगा, ए की पावर वाला ही सबसे छोटा नंबर यही है। इसके लिए ए की पावर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। उसके बाद तो ये बड़ा ही होगा। एन है वो क्या है, एम पी। एम पी हो सकता है कि खुद एन का डिवाइजेबल हो, यानी कि एम पी में एन से भाग जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको मिटाओ, पूरा मिटाओ। कुछ बात अलग हो सकती है यहाँ पर, चांस तो है उस बात के अलग होने के। बात के चांस कुछ इस प्रकार से हैं कि हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, एम पी इज़, ये एम पी है ना, वो एन का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल नहीं, एम पी है वो क्या हो जाए, एन पी वन, यानी कि एम पी खुद एन से डिवाइजेबल हो जाए। अब समझ में आया कुछ, यानी कि ये कुछ तो है भैया यहाँ पर। अब मैं यहाँ से अब यहाँ से m निकालते हैं। ये हमारे तरफ से P1 है, वो हमने अपनी तरफ से लगाया है, कुछ होगा। तो अब मैं m की वैल्यू लिखता हूँ फिर से, तो क्या हो जाएगी, NP1 अपॉन P। ये अब इसको फिर से मैं लिखता हूँ, m क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई P अपॉन P1। अब बताओ क्या होगा, P तो P है, P बाई डिवाइड में P1 और लिखा है, वो कहाँ से लाएंगे, P तो दे रखा है, वही सवाल बड़ा है। और P1 इसीलिए लिखा था क्या, GCD लिखा था N और P का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब मेरे हिसाब से इस सवाल की जो भी आंसर है वो GCD पर है। मैं इस कोरोलरी को अगली क्लास में बिल्कुल सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस कोरोलरी का वैसे बुक में सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अपन सॉल्व करेंगे इसको।